हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन, जैसे इंट्रोडक्शन टाइप में देखते हैं कि ऐसा कुछ क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ये होता है इसका सेंट्रोमियर। ठीक है, इस सेंट्रोमियर के बेसिस पे क्रोमोसोम को 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, कहाँ पे इसका पोजीशन है। ठीक है, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, उससे पहले देखते हैं कि ये तो पता है सेंट्रोमियर, ये जो एक आर्म होता है इसको पी आर्म बोलते हैं और एक होता है ये क्यू आर्म। ठीक है, 2 आर्म होता है क्रोमोसोम का, एक होता है पी आर्म, एक होता है क्यू आर्म। पी आर्म को बोलते हैं पेटाइट आर्म, क्यू आर्म को बोलते हैं क्यू क्यू यू ई क्यू आर्म। ठीक है, पी आर्म को बोलते हैं पेटाइट आर्म और क्यू आर्म को बोलते हैं क्यू आर्म। और जो ये पेटाइट आर्म होता है ये जनरली स्मॉल होता है। ये क्या होता है, स्मॉल, और ये थोड़ा सा लार्जर आर्म होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पे देखते हैं कितना टाइप का क्रोमोसोम होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहला जो आता है वो होता है, अगर मान लीजिए दोनों आर्म का लेंथ सेम है, क्या हो गया, बीच में है सेंट्रोमियर, क्या है बीच में, मतलब मिडल में सेंट्रोमियर है, तो इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। ठीक है, मेटासेंट्रिक, तो इसमें जो आर्म क्या है, इक्वल आर्म है। ठीक है, 1:1 का रेशियो होता है आर्म का। ठीक है, तो दोनों आर्म क्या है, सेम लेंथ का है, इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। अब दूसरा, अब मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर हो गया, जैसे जो सेंट्रोमियर का पोजीशन है हल्का सा ऊपर हो गया। ठीक है, स्लाइटली ऊपर, तो ये क्या हो गया, साइज दोनों का जो पोजीशन है हल्का सा ऊपर हो गया, तो क्या हो गया, दोनों का आर्म में वेरिएबलिटी आ गया, तो इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, तो सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, थोड़ा सा जो मिडिल में नहीं होकर के जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, जो थर्ड टाइप का होता है वो होता है, जैसे मान लीजिए और बहुत ऊपर चला गया, जो सेंट्रोमियर है वो बहुत ऊपर चला गया, तो वो क्या, मतलब एकदम एंड के पास है, नियर द एंड। ठीक है, तो जब एकदम नियर द एंड हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, जो 4 टाइप का होता है वो उसके पास ऊपर में कुछ नहीं होता, बस नीचे में एक ही आर्म होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रोमियर एकदम ऊपर आ जाता है, और ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आई टाइप में, ऐसा आई जैसा कुछ दिख रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं आई शेप्ड। ठीक है, और ये क्या होता है, इन ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता, ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा क्रोमोसोम होता है। देखिए, जो क्रोमोसोम होता है वो कुछ इस टाइप में होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, जैसे ये क्रोमोसोम हो गया, तो ये एक आउटर कवरिंग है। ठीक है, क्रोमोसोम का ये आउटर कवरिंग है, इस कवरिंग को बोलते हैं हम लोग पेलिकल। ठीक है, ये पेलिकल है, ये क्या है, आउटर कवरिंग। और ये जो बना होता है वो किससे बना होता है, नॉन जेनेटिक मटेरियल। नॉन जेनेटिक मटेरियल मतलब मेड अप ऑफ नॉन जेनेटिक मटेरियल। नॉन जेनेटिक मटेरियल मतलब कि प्रोटीन, फिर लिपिड्स, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, इन चीज़ों से बना हुआ होता है। डीएनए या फिर आरएनए से बना हुआ नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल से बना हुआ नहीं होता, ये जो कवरिंग है।
ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं क्या है। इसके अंदर तो हमारा ऐसे ऐसे क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। ये क्या है? ये प्रेजेंट हमारा डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोनेमा। क्रोमोनेमा या फिर क्रोमोनेमाटा। इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोनेमा या फिर क्रोमोनेमाटा। क्रोमोनेमा कब बोलते हैं? क्रोमोनेमा तब बोलेंगे जब ये क्या होता है? सिंगुलर होता। अगर एक क्रोमोसोम है तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्रोमोनेमा। वहीं पे अगर दो क्रोमोसोम है, जैसे ये हमारा एक क्रोमोसोम है, तो इसको बोलेंगे क्रोमोनेमा। बट ये डिवाइड करके ये सिस्टर क्रोमेटिड भी बना लिया, तो अब ये इन दोनों को बोलते हैं क्रोमोनेमाटा। ठीक है। क्रोमोनेमा और क्रोमोनेमाटा कब होता है समझ में आ गया? किसको बोलते हैं क्रोमोनेमा क्रोमोनेमाटा? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन जो किसके अंदर है? क्रोमोसोम के अंदर है। ठीक है, उसको बोलते हैं। अब देखिए, जब हम इस स्ट्रक्चर में ऐसे से आ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक अंदर तरफ गड्ढा, ठीक है, अंदर तरफ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मतलब कि ये एक स्ट्रक्चर के अंदर एक छोटा सा नैरो हो जा रहा है। ठीक है, बाहर से वाइडर है, अंदर आके नैरो हो रहा है, और ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इसको बोलते हैं। इसी का नाम क्या है? सेंट्रोमियर। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग सेंट्रोमियर। प्राइमरी जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। अब जब सेल डिवाइड करता है या फिर जब कैरियोकाइनेसिस होता है तो यहाँ पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, जहाँ पे आकर के स्पिंडल फाइबर बाइंड करता है। जब मेटाफेज में जब क्रोमोसोम अलाइन होता है तो स्पिंडल फाइबर जो आकर के जुड़ता है वो इसी का इसमें जो काइनेटोकोर है, जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसी पे आकर के जुड़ता है। तो ये क्या है? काइनेटोकोर। काइनेटो CHORE काइनेटोकोर। ठीक है, ये क्या होता है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहीं पे आकर के जो स्पिंडल फाइबर जुड़ता है। ठीक है, इसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? ये तो हमारा पूरा क्रोमोसोम हो गया, ये भी क्रोमोसोम। अब देखिए एक यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तो प्राइमरी वाला यहाँ है, सेकेंड में जो आ रहा है कंस्ट्रक्शन जो नैरोअर हो रहा है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसका काम क्या होता है? इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम लोग NOR भी बोलते हैं। NOR का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या बनाता है? न्यूक्लियोलस बनाता है, जहाँ पे जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वो यही रीजन बनाता है। ठीक है, इसके बाद और इसका क्या काम होता है? जो राइबोसोम होता है इसका फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो न्यूक्लियोलस बनाता है, न्यूक्लियस बनाया, फिर जो राइबोसोम का यूनिट होता है, सोमल यूनिट, राइबोसोमल यूनिट में भी ये मतलब जो जोड़ता है, जो दो यूनिट होता है ना राइबोसोम का, 70S और 50S, जो दो यूनिट होता है राइबोसोम का, उन दोनों को जोड़ने का काम भी किसका आता है? इसी का होता है। इसके साथ साथ क्या करता है? जो राइबोसोमल RNA है, RNA का भी फॉर्मेशन यही करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद आता है एक रीजन यहाँ पे, जब ये जस्ट ख़त्म होने वाला होता है तो इस रीजन का जो DNA होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट DNA। ठीक है,
सैटेलाइट डीएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम लोग डीएनए को सेपरेट करते हैं और जब उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ये वाला रीजन एक अलग तरीक़ा से हम लोग को अलग जगह पे मिलता है, मतलब इसका मास अलग होता है तो इसको हम लोग अलग कंसीडर करते हैं। ये एकदम अलग आता है, जो मेन डीएनए उससे अलग मिलता है, इसके लिए इसको हम लोग सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा जानेंगे अगले मतलब नेक्स्ट वीडियोज़ में। उसके बाद जो लास्ट में रीजन आता है एकदम लास्ट में, इसको बोलते हैं टीलोमर। टीलोमर, ठीक है। ये क्या आता है, एकदम एंड ऑफ क्रोमोसोम है, एंड ऑफ क्रोमोसोम। जब एकदम ख़त्म हो रहा है क्रोमोसोम उसको बोलते हैं टीलोमर, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इसका फंक्शंस बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिशियरी या फिर बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला था प्रोटेक्शन का। अब प्रोटेक्शन कर किससे रहा है, ये प्रोटेक्शन करता है क्रोमोसोम को, जो मेन क्रोमोसोम है, मेन जो क्रोमोसोमल पार्ट जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा तो जो हमारा आरएनए प्रोटीन सब बनता है उसको बजाता है ये। और दूसरा जो काम करता है वो स्टॉप्स ज्वाइनिंग ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये क्या होता है, जैसे ये जो हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड बनाए, ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पे टीलोमर होगा दोनों का, इस साइड में टीलोमर। तो इससे क्या होता है, इन दोनों को जोड़ने से वजह, अगर ये नहीं रहेगा तो जो हमारा सिस्टर क्रोमेटिड होगा कुछ वो ऐसे बन जाएगा, जैसे ये चिपक गया रहेगा ऐसे। अगर ये टीलोमर नहीं रहेगा तो ऐसे चिपक जाएगा। तो इसी को रोकने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ये टीलोमर चाहिए, ठीक है। अब ये टीलोमर चिपकाने से रोकता कैसे, मतलब दोनों को चिपकने से रोकता कैसे, इसके पास जो ये आउटर कवरिंग है जो हम लोग यहाँ देखें, ये एक तो सबसे पहले जो ये आउटर कवरिंग वगैरह है यही अटैच करने से रोक देता है दोनों को, इस दोनों को अटैच करने से सबसे पहले तो यही रोकता है। अगर मान लीजिए इसके साथ और क्या होता है, इसके साथ होता है बहुत सारा सीक्वेंस होता है, मतलब इसके पास ह्यूज रिपीटेड सीक्वेंस होता है, बहुत लंबा चौड़ा एकदम रिपीटेड सीक्वेंस होता है इन दोनों के भी, जो टीलोमर में होता है एक के बाद एक रिपीटेड सीक्वेंस होता है। उससे क्या होता है कि जो दोनों का अटैचमेंट होता है वो उसका एफिनिटी, मतलब उसका पास आने का जो जितना चाहत है वो कम जाता है, इसीलिए वो आगे के चिपक नहीं सकता। उसके बाद जो ये टीलोमर है, ये टीलोमर एजिंग में भी हेल्प करता है, मतलब टीलोमर से ही एजिंग डिपेंड करता है। जैसे कि ये जो इसका एक और ख़ासियत है कि ये फुल्ली रेप्लिकेट नहीं होता। जैसे अगर मान लीजिए इतना लंबा टीलोमर है, ठीक है, रिपीटेड सीक्वेंस है, तो जब रेप्लिकेशन होगा अगली बार, तो अगली बार यहाँ से ले करके यहीं तक रेप्लिकेशन होगा। कुछ जो पार्ट है, जैसे जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये रेप्लिकेट नहीं होगा। तो पहले जैसे फर्स्ट डिवीज़न हुआ, जब सेल डिवीज़न होता है तो ये रेप्लिकेट नहीं हुआ, जब ये फर्स्ट सेल डिवीज़न में ये रेप्लिकेट नहीं हुआ, तो अब इसका और खासियत क्या है, चूँकि ये फुली रेप्लिकेट नहीं होता तो जो नेक्स्ट डिवीज़न होगा, तो नेक्स्ट सेल डिवीज़न में क्या होगा, अब यहीं तक रेप्लिकेट करेगा। तो अब फिर क्या होगा, ये वाला जगह नहीं होगा। तो इससे होता क्या है, इससे होते ये रहता है कि जैसे ये वाला तो हमारा मेन क्रोमोसोम है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन वगैरह हो रहा है, बट यहाँ पे जो रेप्लिकेशन टेलोमर पे नहीं हो रहा, तो एक टाइम आएगा ना जब ये रेप्लिकेट होते होते एक टाइम आएगा कि जब सिर्फ ये बचेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इससे क्या जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा। तो ये जो क्रोमोसोम पहले इतना बड़ा था अब वो घट करके कितना हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। तो जब ये छोटा हो जाएगा तो इससे क्या होता है, एपोप्टोसिस हो जाता है इसका। अब ये किसी काम का नहीं रहा, इसको सेल सिग्नलिंग आने लगता है कि अब इसको मारना है, अब ये डिफेक्ट हो गया, डिफेक्टिव क्रोमोसोम हो गया, तो इसको मारने लगता है। जब ये मरने लगा तो क्या होगा कि सेल डिवीज़न ठीक से नहीं होगा, सेल डिवीज़न नहीं होगा तो क्या होगा, अगर हम लोग बूढ़ा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो हम लोग का स्किन है उसमें रिंकल्स नहीं है,
बट जो बूढ़े लोग होते हैं उसमें रिंकल्स तो क्यों क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे सेल डिवाइड करके वहाँ पे जो डेड सेल हुआ उसको रिप्लेस नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ये इस सेल का अब इस डीएनए का एपोप्टोसिस हो गया क्रोमोसोम का, तो अब ये सेल डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हमारा जो टीलोमर है ये एजिंग में कैसे आता है वो हम लोग देख लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।